नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज का विचार है अच्छे लोगों की एक विशेषता ये होती है कि उनको याद नहीं रखना पड़ता, वो हमेशा ही याद रहते हैं। तो ये था आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। आज 24 जुलाई और 24 जुलाई के विशेष दिन, उनके बारे में जानकारी आपको देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा लें, ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन और आने वाला हर रोज़ का जो नया विचार है, नई जानकारी है, वो आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं 24 जुलाई 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक की लाहौर के अंदर उसका राज्याभिषेक हुआ। 24 जुलाई 1954 को देशभगत बाबा गुरदित्त सिंह का, जो कामागाटा मरु जहाज के नाम से प्रसिद्ध है, उनका देहांत हुआ। 24 जुलाई 1969 को एक महीने के लिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह देश के राष्ट्रपति बने। 24 जुलाई 1985 में पंजाब समस्या को हल करने के लिए राजीव और लोंगोवाल के बीच असफल समझौता हुआ। तो ये थे दोस्तों आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं अंधविश्वासों की। तो वैसे हमारे समाज में बहुत प्रकार के अंधविश्वास हैं, या ये कह लें कि हमारे देश में सिवाय अंधविश्वासों के कुछ भी नहीं है। लेकिन हम आज बात करते हैं सिर्फ बुरी नज़र का अंधविश्वास, नज़र लगने का अंधविश्वास। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे, बड़े व्यापक पद्धर पे पूरे भारत में ये है कि किसी व्यक्ति की ऐसी बुरी नज़र होती है, और अगर वो नज़र किसी पर पड़ जाए तो उसका बहुत नुकसान हो जाता है। चाहे वो बच्चों पर पड़ जाए, किसी की दौलत पे, घर पे, किसी भी चीज़ पर नज़र उसकी पड़ जाए तो वो नुकसान करती है। तो इसके लिए बहुत तरह के उपाय किए जाते हैं, टोने टोटके किए जाते हैं। इसके लिए काला धागा कोई किसी के बाजू पे बंधा होता है, किसी के गले में डाला होता है, किसी के टांग के में बंधा होता है। और यहाँ तक कि जैसे ये मकान बनाते हैं हम, तो अच्छे से अच्छे मिस्त्री को, कारीगर को लगाते हैं, अच्छे से उसका नक्शा बनवाते हैं, अच्छे इंजीनियर से जो है उसका सारा कुछ, और सबसे बढ़िया से बढ़िया मटेरियल जो है सरिया, सीमेंट, बजरी, ईंट, जो भी सामान है उसका बढ़िया से बढ़िया लाते हैं। लेकिन फिर भी मन में एक अंधविश्वास रहता है। जब जैसे मकान बन के तैयार हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं लोग, उसके ऊपर एक काली या तो हांडी मोती मार देते हैं। लेकिन आजकल तो हांडी का रिवाज नहीं रहा, हांडी मिलती नहीं है, तो उसके ऊपर एक आजकल प्लास्टिक आने लगा, एक वो बड़े बड़े ऊपर सींग से हैं, उसकी जीभ निकली हुई है कविता लाल, वो एक भूत का फोटो सा है। तो वो ऊपर जो है छत के ऊपर जो लटका देते हैं गली की ओर, ताकि किसी की उसको मकान को नज़र ना लगे। उसके भी आगे क्या होता है कि गाड़ियों के ऊपर भी वो स्टिकर लगे होते हैं नज़र लगने के। और बहुत सारी गाड़ियों को देखा कि उसके आगे या पीछे एक टूटा हुआ जूता बंधा होता है। बहुत सारे उसमें जो बड़ी गाड़ियां हैं उसके पीछे बहुत कुछ लिखा भी होता है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला इत्यादि, ऐसे कुछ भी लिखे होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो नज़र लगने का अंधविश्वास है, और एक तो यहाँ तक भी लोग सोचते हैं कि किसी व्यक्ति की इतनी बुरी नज़र होती है कि अगर वो पत्थर के ऊपर पड़ जाए तो पत्थर के भी दो टुकड़े हो जाएंगे,
पत्थर भी टूट जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। असल में इसका जो अध्ययन हुआ है, हमारे देखने का अध्ययन हुआ है, जो भी हमें दिखाई क्यों देता है, ये बात समझने वाली है। और आप समझिए ध्यान से। हमारी आँखों से निकल के कोई भी वस्तु, कोई किरण किसी वस्तु की ओर नहीं जाती है। असल में क्या होता है कि जैसे सूरज की रोशनी या किसी भी चीज़ की रोशनी किसी चीज़ के ऊपर पड़ती है, तो उसकी जो चमक है वो आँखों में आ जाती है, और उसकी वो फोटो तस्वीर जो है, एक तस्वीर जो है आँखों में बढ़ जाती है उसकी। और उसके बाद उसके आगे एक रेटिना है आँख के अंदर, तो उसके बाद फिर जो दिमाग है मनुष्य का, उसको संदेश जाता है कि ये सामने ये चीज़ पड़ी है, ये चीज़ पड़ी है, ये मकान है, दुकान है, घर है, या जो कोई जो वस्तु है, ये मोटरसाइकिल है, या कुर्सी है, या मेज, जो कुछ भी दिखाई देता है, तो उसकी एक तस्वीर जो है वो उसके ऊपर रोशनी पड़ने से, चाहे वो सूरज की रोशनी पड़े, चाहे किसी और चीज़ की रोशनी पड़े। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि रात के समय जब हम कमरे में बैठे हैं तो लाइट चल रही है, और लाइट की रोशनी कमरे के अंदर पड़ रही है, और कमरे के अंदर जो भी वस्तुएं पड़ी हैं उनके ऊपर रोशनी पड़ रही है, और उनकी तस्वीर हमारी आंखों में बन रही है। लेकिन जैसे ही अगर एकदम से लाइट चली जाए, लाइट बंद हो जाए, तो बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, खुद अपने हाथ भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि हमारी आंखों से कुछ भी ऐसा नहीं निकलता है। फिर क्या करते हैं फिर हम मोबाइल की टॉर्च जगाएंगे, या मोमबत्ती जगाएंगे, और टॉर्च जगाएंगे, दिया जलाएंगे, तब जब उनकी रोशनी उनसे निकलेगी, वो रोशनी फिर उन वस्तुओं पे पड़नी शुरू हो जाएगी, और हमारी आँख के अंदर वो तस्वीर बनने लग जाएगी, और दिमाग को भी मालूम पड़ जाएगा कि सामने ये चीज़ है। इससे बड़ा जो हमारी आँख से कुछ भी बाहर नहीं निकलता है, कोई ऐसी किरण नहीं निकलती है, कोई ऐसी धातु नहीं निकलती है कि जो किसी चीज़ को नुकसान पहुंचा सके। तो ये था दोस्तों नज़र के बारे में। अब बात करते हैं बाबा गुरदत्त सिंह और बाबा गुरदत्त सिंह का जो जन्म है वो भाई हुक्म सिंह के घर गांव सरहाली कला में, जो कि जिला डिस्ट्रिक्ट जो है तरन तारण पंजाब में, वहाँ पे है, मौजूद है। तो 5/8/1860 ईस्वी को हुआ था। तो इनके पिताजी, एक दफ़ा क्या हुआ, क्या इनके खेत में फसल नहीं हुई। फसल ना होने के कारण वो पैसा कमाने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए मलाया चले गए, मलाया देश में चले गए। तो वहाँ पे वो 7 वर्ष तक रहे। 7 वर्ष तक उन्हें काम किया, अच्छा पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद वो वापस आ गए। तो उसके बाद बाबा गुरदत्त सिंह जी भी काम की तलाश में मलाया चले गए। वो भी वहाँ जाके उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो वो एक चीन का कोई व्यापारी था, चीन का मालिक था किसी फैक्ट्री का, उसके पास वो काम करने लगे। तो काफ़ी समय उन्होंने काम किया। तो जब उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, पैसे जमा हो गए उनके पास, तो उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने ठेकेदारी का जो काम था वो शुरू कर दिया। तो अब उस काम को और बढ़ाने के लिए वो एक बार सिंगापुर को जा रहे थे। तो वो काम के सिलसिले में सिंगापुर को जा रहे थे। तो वहाँ सिंगापुर में वहाँ गुरुद्वारे में जो थे बहुत सारे, वो उनको पंजाबी, काफ़ी ज़्यादा गिनती में पंजाबी मिले वहाँ पे जो बैठे हुए थे। तो उनमें से एक भाई बलवंत सिंह मुरादपुर भी था, जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई। और वो उस वक्त जो प्रवासी भारतीय थे, जो इंग्लैंड, मलाया या कनाडा या उन देशों में मजदूरी करने के लिए गए हुए थे, तो उनकी जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को सुलझाने के लिए वो हिंदुस्तान आए हुए थे, वो बलवंत सिंह जो मुरादबाग था। पर वहाँ पे उनकी किसी समस्या का हल नहीं हुआ। तो निराश होकर वो फिर वापस
कनाडा जाने के लिए जा रहे थे, तो वो भी वहाँ पे रुके हुए थे। तो बाबा गुरदत्त सिंह ने इनसे विचार विमर्श किया और करने के बाद इनको कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम कामागाटा मारू जहाज़ है जो कंपनी अपने जापानी कंपनी का, तो वो किराए पे ले लेते हैं। इन्होंने वो जहाज़ वो किराए पे ले लिया। तो जो किराए पे जहाज़ लेने के बाद जो मुसाफिर थे उसमें उनको साथ लेके जब ये चले, तो कनाडा सरकार ने इसको अपनी उस बंदरगाह के ऊपर जहाज़ को रोक दिया, लेकिन जो उसमें यात्री थे उनको कनाडा में एंटर होने की इजाज़त नहीं दी। और जब उनको दाखिल नहीं होने दिया तो जहाज़ को वापस भेज दिया। तो वापसी पे फिर जब वो जहाज़ जो था कामागाटा मारू जहाज़ था, वो कलकत्ता में बजबज घाट पर आ गया। जब वो बजबज घाट जो कलकत्ता का है वहाँ पे जब जहाज़ आकर रुका, तो वहाँ पे जो उसके मुसाफिर थे उनकी गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई। अंग्रेज़ सरकार ने उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त मौके का फ़ायदा उठा के, अंधेरे का फ़ायदा उठा के बाबा गुरदत्त सिंह जी थे जो, वो वहाँ से फरार होने में सफल हो गए। तो 7 वर्ष तक वो कहीं अंडरग्राउंड रहे, अंग्रेज़ों को मालूम नहीं चला। लेकिन उस दौरान उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, बहुत सारे दुखों का सामना करना पड़ा। फिर 5 नवंबर 1921 में दिल्ली में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा इजलास था, जिसमें वो डेलीगेट के रूप में इजलास में शामिल हुए। तो वहाँ पे महात्मा गांधी के कहने पर 15 नवंबर 1921 में ननकाना साहब के एक पब्लिक जो इजलास था, पब्लिक एक इकट्ठ था जिसमें वो संबोधन कर रहे थे, उनको संबोधन करने के लिए इन्होंने अंग्रेज़ सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो लेकिन इनके खिलाफ की बहुत बड़ा सबूत नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनको 3 महीनों तक जेल में रखा गया और 3 महीने के बाद इनको जेल से रिहा किया गया। तो इन्होंने फिर एक 28 फरवरी 1922 को अपने एक स्वागती जुलूस में, जो इनका जो स्वागत किया गया था, तो उसमें फिर एक ऐसा इन्होंने तकरीर दी, भावपूर्ण कैसी तकरीर दी। तो उस तकरीर के कारण इनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार ने इनके ऊपर मुकदमा चला दिया, केस दर्ज कर दिया। तो उस केस में, उस मुकदमे में इनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई। फिर ये 26/7/1926 को रिहा हुए, जेल से निकले अपनी सज़ा पूरी करके। और 1931 में भी ये 5 महीने जेल के अंदर रह के आई। उस वक्त भी इनको सज़ा हो गई। तो उस वक्त जो ये 5 महीने था वो कलकत्ता के अलीपुर में प्रेसिडेंसी जेल में ये नज़रबंद भी रहे। लेकिन फिर भी 1947 तक अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। लेकिन इनका जो संघर्ष था वो चलता रहा। और 1947 के बाद ये पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और बजबज घाट पर, और उस समय में जो वहाँ पे अंग्रेज़ सरकार की ज्यादतियों के कारण गोलियाँ चलाने से, उससे पहले भी गोलियाँ चलाने से जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे जयशंकर, तो उनकी एक इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहने के बाद वहाँ पे एक यादगार जी उसार दी गई और यादगार बना दी गई, जिसका उद्घाटन 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किया। तो 24 जुलाई 1954 को ये बाबा गुरदत्त सिंह अपने किसी दोस्त, किसी जानकार के घर में रह रहे थे, तो वहाँ पे ये बीमार हो गए। इसका इलाज भी चला लेकिन भी ठीक नहीं हुए और अंत में इनकी
मृत्यु हो गई और ये संसार छोड़ करके चले गए। और फिर उसके बाद इसका जो मृतक शरीर था उनको अमृतसर में लाया गया और वहाँ बाबा राम सिंह जो थे उनके जो गुरुद्वारे में, तो उनके गुरुद्वारे के अंदर जो इनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार करने के बाद उसके बाद इसका वहीं पे एक यादगार बना दी गई बाबा गुरदत्त सिंह। तो हर वर्ष अब भी उनकी बरसी मनाई जाती है और दूर दूर से लोग उनको श्रद्धांजलि देने आते हैं। तो अब भी वो वहाँ पे भारी मेला जो है बढ़ता है बाबा गुरदत्त सिंह की याद में। तो ये था दोस्तों आज का विचार, आज की जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कल मिलते हैं 25 जुलाई को एक और नए विचार के साथ।